हेलो नमस्कार, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम लोग जो यूपी जुडिशरी का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके अंदर एक्ट नंबर 3 है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट। उसको हम लोग आज इसी एक वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक छोटा सा माइनर एक्ट है आपका जिसके अंदर मात्र 8 सेक्शन दिए गए हैं। तो अगले आधे घंटे तक आपको इस वीडियो के अंदर जुड़ जाना है अपने पूरे माइंड सेट के साथ। उसके साथ आपको अपनी किट को साथ में रखना है, जैसे ईयरफोन है वो कानों में लगा लेनी है, हाईलाइटर लेके आपने बैठना है, बेयर एक्ट आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि बेयर एक्ट आपको मैंने ऑलमोस्ट सारे बच्चों को प्रोवाइड भी करवा रखे हैं। पीडीएफ मेरे चैनल पे आपको मिली जाएगी, पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको पहले ही मैंने पोस्ट कर रखी थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में ये बेयर एक्ट जो है इसको लेके बैठ जाना है, हाईलाइटर आपको लेके बैठ जाना है। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस एक्ट नंबर 3 को अपने को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे यूपी जुडिशरी का, जिसका एग्जाम की डेट जो है वो मैंने आपकी पहले ही बताया जा चुका है, क्योंकि 12 तारीख को आपका एग्जाम होगा और उस दिन आपका ये पेपर 1 के अंदर ये सब्जेक्ट आपको जरूर मिलेगा। इसके अंदर एक क्वेश्चन पक्का आने की संभावना है, क्योंकि इस तरीके के एक्ट इसीलिए आपके ऐड किए गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन, एक एक्सपेक्टेशन है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर एक एक्ट में से पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में या फिर केस लॉज वगैरह है अंदर जाके चीज़ें शायद ना पूछे, क्योंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ द जीके एग्जाम। जो जीके का पेपर है उसी का आपका क्या है, ये पार्ट बनाया गया है। तो जीके की मतलब एक तरीके से जनरल नॉलेज की हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी है। बिना कोई टाइम वेस्ट करे, बिना किसी तरीके की आपकी अदर चीज़ों को आपने डिस्कस करे, हम लोग सीधा चलते हैं अपने एक्ट के ऊपर। एक्ट का नाम आप यहाँ पे आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट। अब इसके अंदर आपको देखनी पड़ेगी हिस्ट्री कि क्या ऐसे कारण रहे होंगे, क्या ऐसे रीजन रहे होंगे जिनकी वजह से हमें अपने लॉ के अंदर इस तरीके का एक जो नया एक्ट है उसको ऐड करना पड़ा। अब इसके पीछे कुछ रीजन आपके हो सकते हैं, स्पिरिचुअल थिंकिंग हो सकती है इंडियन कल्चर के अंदर। जैसा कि एक तरीके से माना जाता है कि जब भी किसी घर के अंदर कोई भी लड़के का जन्म होता है तो वो अपने आप में एक अलग खुशी प्रदान करता है घर वालों को एक तरीके से। वो इसका रीज़न ये रहता है, जैसे कि फ्यूनरल सेरेमनी है या फिर किसी के फादर को मुखाग्नि देनी है या फिर इस तरीके के कुछ और भी जो आपके कल्चरल या फिर सोशल जो वर्क करने होते हैं, उनके लिए क्या करना पड़ता है, वुमेन को एक तरीके से आगे नहीं लेके आती है इंडियन सोसाइटी। वहाँ पे मैन या फिर जो बॉय होगा, लड़का होगा, उसी को ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसी के हिसाब से लोगों का जो माइंड सेट जो था वो पुराने टाइम के अंदर यही माइंड सेट हुआ करता कि जब भी लड़का होगा तो उसको रख लेंगे। और इन केस अगर पता लग गया कि किसी तरीके से कि कोई लड़की उसके पेट में है या फिर जब उसका बर्थ हो जाता था तो लड़कियों की डेथ कोज कर दी जाती थी। अब प्रेगनेंसी के अंदर क्या चीज़ है, खत्म करने का अपने आप में एक वर्ड यूज़ करते हैं, जो कॉमन वर्ड है वो है एबॉर्शन करना। अब एबॉर्शन की एक तरीके से एक्सरसाइज जो है उस इस तरीके की प्रैक्टिस को एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होने लग गया था। अब क्या है कि PNDT जैसे बताई गई थी, प्री नेटल आपका डायग्नोस्टिक टेक्निक है, उसको जब यूज़ किया गया उसके रिगार्डिंग भी आपका एक स्पेशल लॉ बना हुआ है। उसके भी हम लोग वीडियो के अंदर कवर करेंगे, एक अलग वीडियो, उसके अंदर 2 वीडियो बनेगी, उसके अंदर मैं पूरे एक्ट को उसको भी कवर करवा दूंगा। इससे अगला सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो एक्ट है वो। देखिए पुरानी सोसाइटी के हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी प्रिवेल हुआ करती, इस वजह से एक डिमांड जो है एक तरीके से वो लड़के की ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या है एबॉर्शन आपके ज़्यादा होते थे। अब एबॉर्शन यहाँ पे क्या चीज़ है, 2 तरीके के बताए गए हैं। पहली चीज़ इसको समझेंगे कि एबॉर्शन होता क्या है। एबॉर्शन का मतलब रेफर टू द प्रेगनेंसी दैट हैज बीन टर्मिनेटेड इंटेंशनली, इट हैज बीन एम्प्लॉयड टू गेट रीड ऑफ द अनडिजायर्ड चिल्ड्रन। अब इसके अंदर ये भी हो जाता है कि इंटेंशनली किसी के बच्चे को जो वोम्ब में है, एक तरीके से फिटस है, उसको खत्म कर देना एबॉर्शन कहलाता है, जो कि इंटेंशनल ये एक्ट किए जाएंगे। अब इस एक्ट के पर्पस के अंदर हम लोग अब जब पहुंचेंगे उस टाइम पे ये भी पढ़ेंगे कि क्या पर्पस था इस एक्ट को लेके आना, क्योंकि एबॉर्शन के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि उसकी माँ को भी एक तरीके से क्या है मौत के मुंह में जाना पड़ सकता है, डेथ हो सकती है। तो इस तरीके की जो आपकी चीज़ें आएंगी इस एक्ट के तहत हमें रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तो एबॉर्शन का मीनिंग यही रहेगा। उसके बाद है मेडिकल टर्मिनेशन एज ए, एक तरीके से अब ये क्या है कि जो फीमेल हैं जो कि एक तरीके से ऐसी हैं जिनका रेप कमिट हुआ हो या फिर वो सेक्सुअल असोल्ट का शिकार हुई हैं और अनवांटेड उनको प्रेगनेंसी हुई है, क्या उस केस के अंदर भी मेडिकली वो टर्मिनेट नहीं कर पाएंगी, या फिर वो ऐसा है कि कितने टाइम तक उनको अलाउड किया जाएगा, ये सारी चीज़ें एक्ट के अंदर दी गई हैं। तो एक तरीके से क्या है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्हीं की तरफ से बनाई गई एक ऑक्सफोर्ड आपकी डिक्शनरी है, वो आपका बोलता है एबॉर्शन और टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज द डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफन परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 वीक्स। ये ऑक्सफोर्ड आपकी डिक्शनरी की तरफ से बोला गया कि विद इन जो 28 वीक है उसके अंदर किसी की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना वो एबॉर्शन की डेफिनेशन के अंदर डाला जाता है। अब वो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन रहे होंगे जिनकी वजह से एबॉर्शन किसी लेडी को करवाना पड़ता है। कई बार हो जाता है कि बच्चे की पेट के अंदर डेथ हो जाती है, या फिर इस तरीके से कोई भी डिसेबल्ड पर्सन आपका है
एक तरीके से अपने PNDT है ना, उसकी टेक्निक के थ्रू पता लगाया जाता है कि जो फीटस है उसके अंदर जो बच्चा है वो कितना स्वस्थ है या फिर आपका डिसेबल्ड है या फिर कुछ और उसके अंदर कुछ इस तरह की कमी है जो कि एक तरीके से एक भार लेके पूरी ज़िंदगी जिंदा रहेगा, तो उससे अच्छा है कि उसको अबॉर्ट कर दिया जाए। तो इन चीज़ों को, सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए आपके प्रेगनेंसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन और एक्ट जो है स्पेशली बनाए गए थे। अब टू टाइप ऑफ मतलब कि एबॉर्शन को बताया गया, एक होता है आपका स्पॉन्टेनियस और दूसरा होता है आपका इंड्यूस्ड। जो स्पॉन्टेनियस है उसके अंदर आपका बोला जाता है रेफर टू एज द मिसकैरेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एज ए रिजल्ट ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन। अगर किसी तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं उनके अंदर, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी भी उसका अगर एबॉर्शन करना पड़ जाता है तो उसको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के नाम से बोलते हैं। और सेकंड टाइप हमारे पास है जी इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका बोला जाता है थेरेपेटिक। थेरेपेटिक के अंदर आपका इट इज परफॉर्म्ड व्हेन द मदर्स लाइफ इज बीइंग प्रोटेक्टेड और व्हेन द फीटस हैज ए सीरियस मेडिकल कंडीशन सच एज द हाइड्रोसेफेलस, कुछ वर्ड आपका यूज किया जाता है वो, विच इज ए कंडीशन वेयर द ब्रेन ऑफ द फीटस इज नॉट फुली डेवलप्ड। मतलब कि ऐसी सिचुएशन इस तरीके की आपकी क्रिएट हो जाती है उस फीटस की कि उसका जो बच्चे का जो माइंड है वो आपका प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है एक तरीके से। तो रिटायर्डेशन जिसको बोलते हैं, इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर क्या है कि एबॉर्शन उसके अंदर लीगल हो जाता है। जब किसी PNDT या फिर अपने अल्ट्रासाउंड के थ्रू जब ये पता लगाया जाता है कि उस जो फीटस का है प्रॉपरली माइंड का या फिर ब्रेन का जो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो उस केस के अंदर मतलब कि वो मेंटली डिसेबल्ड पर्सन जो है वो पैदा होगा, तो इससे अच्छा है उसको एबॉर्शन कर दिया जाए। तो वो थेरेपेटिक के अंदर आता है। और सेकंड टाइप आपका आता है जिसके सेकंड पार्ट है इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब इट इज परफॉर्म्ड फॉर द पर्पस अदर देन द मेडिकल रीजन इज रेफर्ड टू एज इलेक्टिव एबॉर्शन। मेडिकल पर्पस को छोड़ के कोई और रीजन अगर है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, प्री मैरिटल लोगों के रिलेशन की वजह से अगर प्रेगनेंसी हो रही है उनको खत्म कर लिया जाता है, या फिर इस तरीके की कोई और जो चॉइस है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को लिमिट करने के पर्पज से अगर ऐसा कुछ हुआ, या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ ने या फिर पार्टनर से इस तरीके की कोई डिवाइस यूज करी जो कि, या फिर ऐसी कोई थेरेपी या फिर डिवाइस एक तरीके से कोई सर्जिकल इस तरीके की कोई आपने चीजें यूज करी जिससे कि अपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रोकना चाह रहे थे, लेकिन वो फिर भी प्रेगनेंसी हो रही है, वो डिवाइस आपकी फेल हो जाती है, तो उस केस के अंदर क्या उसको अलाउड किया जाएगा। अगर अलाउड करेंगे एबॉर्शन को तो उसको आप डालते हो इलेक्टिव रीजन के अंदर, जो कि इलेक्टिव एबॉर्शन का पार्ट बन जाती है। बात आती है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे किस तरीके के प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि KS पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के अंदर केसेस में बताए गए थे। इट इज द पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 जिसके अंदर बोला गया नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी और लाइफ से किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। लेकिन लॉ ने अगर कोई इस तरीके का आपका एस्टैब्लिश कर रखा है, लॉ कोई इस तरीके का रूल रेगुलेशन बना रखे, तो उसके थ्रू ही लाइफ और आपकी लिबर्टी जो है उनको खत्म किया जा सकता है। जैसे कि कोई अगर मर्डर के केस के अंदर किसी को कन्विक्ट किया जाता है तो उसको क्या करते हैं 302 के अंदर उसको फांसी की सजा भी हो सकती है। तो इस तरीके की चीजों को क्या है कि पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल लाइफ को खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज 21 हमें इंश्योर करके ये राइट देता है कि हमारा राइट टू लाइफ का एक प्रोविजन है, वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन इस केस के अंदर क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली एक्नॉलेज किया दैट द फंडामेंटल राइट ऑफ द वुमेन अंडर आर्टिकल 21 टू मेक चॉइस रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों को जन्म देने के रिगार्डिंग जो प्रोडक्शन ऑफ द चिल्ड्रन है उनके रिगार्डिंग एक विमेन का अपना खुद का एक फंडामेंटल राइट होता है कि वो वेदर शी वांट टू प्रोड्यूस द चाइल्ड और वांट टू एंड द प्रेगनेंसी एक तरीके से, तो इन सब का इनका राइट रहता है। हेंस द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी हैज आल्सो कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। अंडर आर्टिकल 21 के अंदर उस वुमेन की जो पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लाइफ है, उसके एम्बिट के अंदर ये चीज आ जाती है। उसके बाद आपका बोलता है Likewise, the medical termination of the pregnancy act 1971 also recognizes the abortion as a qualified right। abortion करवाना भी उसका जो है एक qualified right यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, तो ये उसका एक फंडामेंटल राइट बोला जाता है कि वो टर्मिनेशन कर सकती है whenever she want to do so। अब बात आती है हिस्ट्री के अंदर कि इस एक्ट को लेके आने के पीछे क्या ऐसे रीजन रहे होंगे या फिर कोई ऐसा पर्सन रहा होगा जिसकी वजह से हम इस एक्ट को बोल सकते हैं एक तरीके से ये इस एक्ट को लेके आने की जरूरत पड़ी, या फिर कोई ऐसा पर्सन रहा हो जिसको एज ए फादर की तरह ट्रीट करा जाए। तो एक महाराष्ट्र के अंदर हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम के 1964 के टाइम पे संतलाल शाह या फिर शांतिलाल उसको नाम बोला जाता है, दोनों में से दोनों आपके ठीक रहेंगे, गलत नहीं है। शांतिलाल शाह बोल सकते हो या फिर संतलाल शाह बोल सकते हो, जिसके नाम से कमेटी बनाई गई थी। इन्होंने क्या किया था कि महाराष्ट्र के अंदर एक तरीके से इनने सर्वे किया था, सारी रिपोर्ट मंगवा के, जितने भी पिछले कुछ टाइम के अंदर जितने भी एबॉर्शन हुए उनमें से लीगल एबॉर्शन कितने हैं, इलीगल एबॉर्शन कितने हैं, कितनों को इन्होंने क्या है एक तरीके से टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी करी विदाउट बीइंग रिकॉर्ड के बिना भी इन्होंने अगर टर्मिनेशन कर रखी है तो उनके रिगार्डिंग सर्वे किया, जिसके अंदर पाया गया
कि ये चीज़ें आपकी हद से ज़्यादा इलीगलिटी की तरफ ज़्यादा जा रही है। जिनका रेशो था मतलब इलीगल वो ज़्यादा थे, तो इसलिए फिर उन्होंने एक स्टार्टअप लिया, एक तरीके से उन्होंने पहले कदम लिया कि मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा बना लेता हूँ, कोई रूल रेगुलेशन पास कर देते जिनके थ्रू इलीगल जो आपकी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उनको खत्म किया जा सके। तो इनके रिगार्डिंग उन्होंने सबसे पहला व्यक्ति इसी को बोला जाता है। तो रिगार्डिंग द एबॉर्शन लॉ इन इंडिया, जो भी आपकी संतलाल शाह कमेटी थी वो एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड ऑफ इंडिया इन 1964 के अंदर सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड ने संतलाल कमेटी को फॉर्म किया था, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, जो कि बाद में किस चीज़ से रिलेटेड डील करता है, टू इंक्रीज इट्स एफिकेसी एंड टू लोअर द इंसिडेंस ऑफ द बॉच्ड एबॉर्शंस, मैटरनल डेथ्स, एक तरीके की आपकी मैटरनल डेथ भी हो रही थी, दैट इज लिंक टू दी इलीगल और अनसेफ एबॉर्शन। अनसेफ एबॉर्शन की वजह से जो डेथ हो रही थी उनको रोकना, सक्सेस को बढ़ाना, एक तरीके से एफिकेसी को बढ़ाना, या फिर इंसिडेंट जो इनके इलीगल एबॉर्शन के जो इंसिडेंट्स थे उनको कम करना, इसका मेन पर्पस था, इसलिए ये बनाई गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 4 दिसंबर 1996 को इस अपनी कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, जो कि प्रिवेलिंग उस टाइम के सर्कमस्टांसेस थे उनको ध्यान में रख के उन्होंने एक रिपोर्ट पास करके आगे भेज दी थी। तो इसका जो पर्पस था ना वो मेनली ये बनाया गया था कि टू इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन द मोरल, सोशल और लीगल एंड द मेडिकल जस्टिफिकेशन फॉर द एबॉर्शंस। एबॉर्शन की जो मेडिकल जस्टिफिकेशन है, मोरल, सोशल और लीगल जो जस्टिफिकेशन है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनके रिगार्डिंग एविडेंसेस को कलेक्ट करना, इनके रिगार्डिंग आपके इन्वेस्टिगेशन करना और इन सब चीज़ों को एग्जामिन करने के पर्पज से ये आपकी संतलाल कमेटी बोल लो या फिर शांतिलाल शाह कमेटी बोल लो, एक ही बात है, इसको फॉर्म किया गया था। उसके चीज़ के बाद 4 दिसंबर 1966 को जब इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी तो मेडिकल टर्मिनेशन बिल बनाया गया था, वाज प्रपोज्ड इन द लोकसभा एंड राज्यसभा इन 1969 बेस्ड ऑन द कमिटीज रिकमेंडेशन। इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उसके बेस पे 1969 के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन बिल पास आपके एक तरीके से प्रोड्यूस किया गया था बिफोर द लोकसभा और द राज्यसभा। उनके बाद पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दी थी इसको 1971 के अंदर, और फाइनली हमारे पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, एक्ट नंबर 19 आपका जो है वो 34 रहेगा 1971 के अंदर। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये एक्ट अपने एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाता है। फिर आपकी बात आती है इनके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहे होंगे। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एनी स्पेसिफिक जो भी प्रेगनेंसी है विल बी परमिटेड टू बी एंडेड बाय द लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल। जो भी लाइसेंस यूज़ करने वाले, जो कि मतलब एक तरीके से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल थे, सिर्फ उन्हीं को अलाउड होता था। मतलब इस एक्ट का पर्पज़ था कि हम लोग उन्हीं को अलाउड करेंगे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। मतलब इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है, उसके अंदर सेक्शन 2 उसका क्लोज H के अंदर क्वालिफिकेशन दे रखी है, जिस पर्सन के पास वो क्वालिफिकेशन होगी और स्टेट का जो आपका एक रजिस्टर है उसके अंदर जब उसका एनरोलमेंट होगा तो उसी पर्सन को अलाउड किया जाएगा कि वो एबॉर्शन कर सकता है। तो इन चीज़ों को लेके आने के लिए ये एक्ट था। उसके बाद टू रिड्यूस द डेथ रेट ऑफ द वीमेन फ्रॉम द अनसेफ और इलीगल एबॉर्शन। नेक्स्ट पर्पज था टू ऑप्टिमाइज द मैटरनल हेल्थ ऑफ द इंडियन वीमेन। एंड उसके बाद आपका बोलता है कि इस लेजिस्लेशन के आने के बाद वीमेन जो थी वो एंटाइटल टू हैव द सेफ एबॉर्शन बट अंडर ओनली सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस थे जिनके अंडर उनको सिर्फ अलाउड किया जाता था। उसके बाद आपकी एक अमेंडमेंट आती है 2002 के अंदर, जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ सेक्शन आएंगे जो ऐड करे गए हैं 2003 के हिसाब से, जो अमेंडमेंट आएगी वो साथ साथ बताता रहूँगा। बात आती है 2021 की। 2021 के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस इस टाइम तक आते आते क्या है, टेक्नोलॉजी के अंदर एक तरीके से आपकी बहुत डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद आपकी जो इनोवेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। तो इन चीज़ों को क्या है कि जो रूल रेगुलेशन बनाए गए थे 1971 के अंदर उनको अच्छे तरीके से लागू करने के पर्पज से, और उनके अंदर क्या है जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी क्या होगा उतना ही मिसयूज़ उनका ज़्यादा होगा। तो उन टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ को रोकने के पर्पज से भी 2021 के अंदर आपके अमेंडमेंट लेके आए गए थे, जिसका नाम दिया गया था MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो ये बात करता है अपने राइट टू प्राइवेसी की। बेसिकली इस एक्ट को लेके आने का जो कारण रहा है वो आपका पुत्तस्वामी वाला केस और राइट टू प्राइवेसी ही इसका एक मेन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसका बेस रहा है। तो इस एक्ट के अंदर अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की एक थोड़ी सी बात करी जाए तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन थे हमारे ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो उन्होंने क्या किया था, MTP बिल 2020 को एक तरीके से टेबल्ड कर रखा है और उन्होंने ही मतलब कि एक तरीके से 2 मार्च 2020 को हाउस ऑफ पीपल के अंदर इस एक्ट को जो है बिल को बना के उसने प्रोड्यूस किया था, जिसको कि एनफोर्स किया गया था 24 सितंबर 2021 के अंदर।
जिसको कि अमेंड किया गया था। इट वॉज एम टू इंक्रीज द लीगल विंडो फॉर द एबॉर्शन बिटवीन 20 to 20 वीक। पुराने वाला जो एक्ट है उसके अंदर 12 हफ्ते तक अलाउड किया गया था, लेकिन इस एक्ट के अंदर आपका क्या कर दिया, अमेंडमेंट करके इसको 24 वीक तक भी अलाउड कर रखा है, 20 से 24 तक भी, अगर कुछ रीजन आपके एग्जिस्ट करते हैं तो उसके इसके अंदर है। या फिर जो अपर जेस्टेशनल पीरियड हम लोग बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं, 24 वीक मतलब कि अपर जेस्टेशनल जो पीरियड है उसको बढ़ाया गया था इस एक्ट के हिसाब से। फिर जो टर्मिनेशन है उसको सेफली तरीके से और सिक्योर तरीके से और ज़्यादा मतलब कि ढंग से किया जाए, इसके लिए कदम उठाए गए थे। फिर उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन की जो जेस्टेशनल एज है और उसके बाद जो प्राइवेसी है, इन सब को बढ़ाने के रिगार्डिंग भी आपके रूल रेगुलेशन के रिलेटेड आपके कुछ रेगुलेशन बनाए गए थे 2021 में। तो इसके अंदर आपकी ये कुछ अमेंडमेंट के बेस रहे हैं 2021 के अंदर। उसके बाद अदर लॉज की हम लोग बात करते हैं कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग इंडिया में और कौन से लॉ एग्जिस्ट करते हैं, तो वो है कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर सर्विस डिलीवरी एंड आपकी ट्रेनिंग गाइडलाइन ऑफ 2010 की कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर एंड सर्विस डिलीवरी एंड दी ट्रेनिंग गाइडलाइन थी। दूसरा है स्टेट लेवल मैटरनल एंड फिटल हेल्थ केयर आपका प्रोग्राम। फिर आपका है PCPNDT एक्ट 1994 का कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर ट्रेनिंग पैकेज आता है। फिर आपका हेल्थ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है और लास्ट आपका आता है नेशनल मास मीडिया कैंपेन। तो ये सारे कुछ आपके रूल रेगुलेशन और लॉज हैं जो कि पर्टेनिंग टू द प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके आ जाती है बेस आधार इस एक्ट का, और बिना किसी देरी के आप स्टार्ट कर देते हैं अपने बेयर एक्ट को। बेयर एक्ट के अंदर आपका एक्ट नंबर 34, टोटल सेक्शन आपके 8 दिए गए हैं। एसेंट जो थी इस एक्ट को मिली थी 10 अगस्त 1971 को, और एनफोर्समेंट में ये आ गया था आपका 1 अप्रैल 1972 को। अब आपका ये काम है जी कि 1974 के अंदर IPC जो है CRPC को एनफोर्स किया गया था, उसकी जो डेट है वो भी 1 अप्रैल है, उसको आपने ध्यान में रखना है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बेयर एक्ट को। बेयर एक्ट के अंदर आपकी सबसे पहले चीज़ें जो सेक्शन 1 है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है इसका एक्ट का टाइटल क्या होगा, कहाँ पे अप्लाई होगा। इसका जो प्रीएम्बल है वो यही बोलता है, एन एक्ट टू प्रोवाइड द टर्मिनेशन ऑफ द सर्टेन प्रेगनेंसी बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड फॉर द मैटर्स कंसर्न देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। मतलब इस एक्ट का मेन पर्पज जो है वो यही बोलता है कि जो सर्टेन प्रेगनेंसीज हैं, मतलब कुछ सिचुएशन के अंदर प्रेगनेंसी को खत्म किया जा सकता है और उसको खत्म करने का काम जो है वो कौन करेगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेंगे। सेक्शन 1 आपका कंप्लीट है और कुछ नहीं इसके अंदर। 21 अब सेक्शन नंबर 2 पे आते हैं डेफिनेशन के पार्ट के अंदर। अब डेफिनेशन पार्ट के अंदर आपका फर्स्ट वाला दिया गया है गार्जियन के रिगार्डिंग, और गार्जियन कौन होगा और किसका गार्जियन होता है। जनरली गार्जियन ऐसा होता है जो माइनर है उसकी केयर टेकिंग में जो पर्सन होगा उसको गार्जियन बोला जाएगा। तो इस एक्ट के अंदर आपका क्या बोला है, मीन्स ए पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन माइनर। एक तो माइनर की जो केयर टेकिंग करता होगा वो पर्सन है, और दूसरा बोला गया है और ए मेंटली इल पर्सन, अगर कोई मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है या फिर मेंटली इल पर्सन है उसका केयर टेकर जो होगा उसको भी गार्जियन की डेफिनेशन में फॉल किया गया। सेकंड आपकी बात करता है इसके अंदर ए जो कि एक्ट नंबर 8 ऑफ द 2021 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, वो होता है आपका ए के अंदर है मेडिकल बोर्ड की बात करता है। तो मेडिकल बोर्ड जो है वो होगा जो कि सेक्शन नंबर 3 उसके क्लोज 2C के अंदर उसको जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वो आपका मेडिकल बोर्ड कहलाएगा। बी क्लोज आता है आपका मेंटली इल पर्सन, किसको बोलेंगे, मेंटली इल पर्सन वो होता है हु इज अ पर्सन हु इज इन नीड ऑफ द ट्रीटमेंट बाय द रीजन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ट्रीटमेंट की जिसको जरूरत है, किस वजह से, क्योंकि वो मेंटली डिसऑर्डर पर्सन है, तो इस वजह से इसको बोला जाएगा अदर देन द पर्सन मेंटल रिटार्डेशन। अब मेंटल रिटार्डेशन पर्सन ऐसा होता है जो कि मंदबुद्धि, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जो चीज़ समझ आती है लेकिन वो थोड़ी सी उसको लेट समझ आती है, तो उन बंदों को छोड़ के कोई भी है ऐसा पर्सन आपका जिसको बोला जा सकता है कि मेंटली इल पर्सन है, क्योंकि जिसको थोड़ा सा कम समझ आता है या फिर देरी से समझ आता है उसको हम लोग पागल नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद आपका माइनर की डेफिनेशन दी गई है। माइनर पर्सन ऐसा होगा जो कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से जिस पर्सन ने अभी तक मेजोरिटी की एज को अटेन नहीं कर रखा है उस पर्सन को माइनर बोला जाएगा। फिर डी आपका बोलता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, तो बोलता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर वो जो कि पजेस करता है एनी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन, कोई भी मेडिकल क्वालिफिकेशन उस पर्सन के पास होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज करी जाती है सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, और जिसका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्ट्री के अंदर भी एनरोल कर रखा है, एंड हु हैज सच एक्सपीरियंस इन ऑल ट्रेनिंग इन द गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर आपकी जिसके पास कुछ क्वालिफिकेशन हो और उसके पास ट्रेनिंग ले रखी हो और उसका एक्सपीरियंस जिस पर्सन के पास होगा उस पर्सन को बोला जाएगा कि ये RMP है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। फिर उसके बाद ई क्लोज है 2021 के अंदर अगेन ऐड किया गया है, उसके अंदर भी टर्मिनेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी बोला गया है। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब हो तो ऐसे किसी प्रोसीजर को
यूज करना प्रोसीजर टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी बाय यूजिंग द मेडिकल और सर्जिकल मेथड। किसी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कोई भी मेडिकल या फिर सर्जिकल मेथड को यूज किया जाना इस डेफिनेशन के अंदर आएगा, जो कि बात करता है टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर है। तो ये था आपका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग आपकी जो एक्ट के अंदर दी गई डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 के अंदर, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एक रहेगी मेडिकल बोर्ड ए, उसके बाद बी रहेगा मेंटली इल पर्सन, डी रहेगा आपका मेडिकली जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है वो, और लास्ट आपका ई रहेगा जिसके अंदर बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी के जो 2021 के अंदर ऐड कर रखे हैं। तो अमेंडमेंट वाले पार्ट को अच्छे से याद करना, 2 बाकी की डेफिनेशन अपने को याद करनी है। अब बात आती है सेक्शन नंबर 3 की। 3 बात करता है व्हेन द प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा रजिस्टर्ड, वो कब एक प्रेगनेंसी को खत्म कर सकता है, कब, मतलब कि एक बात ये रहेगी कि कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर दी होंगी इस सेक्शन के अंदर, कि कुछ कंडीशन है दैट हैव टू बी फॉलोड बाय द आरएमपी। जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा उसके द्वारा क्या करनी पड़ेगी, प्रेगनेंसी खत्म करने से पहले कुछ कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उसको कुछ कंडीशन फॉलो ना करनी पड़े, मतलब हो सकता है उससे अपर वाली कोई अथॉरिटी जिसने उसको ऑर्डर दिया हो तो उसके ऊपर ये वाले प्रोविजन जो अप्लाई नहीं होंगे। देखते हैं सेक्शन 3 क्या बोलता है। सेक्शन 3 बोलता है इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से अगर किसी भी आरएमपी ने प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी तो जनरली उसको नहीं माना जाएगा कि उसने आईपीसी के अंदर दिए गए कोई भी तरीके का आपका जो ऑफेंस है वो कमिट किया है, तो आईपीसी के अंडर में उसको लायबल नहीं करेंगे। जो इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करके फिर टर्मिनेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी करता है तो उस केस के अंदर ये फर्स्ट क्लोज आपका है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड मे बी इन द आईपीसी ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस under that code or under any other law for the time being in force if any pregnancy is terminated by him in accordance with the provision of this act। इस एक्ट के प्रोविजंस को जब फॉलो करके कोई भी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी करेगा तो उस केस के अंदर उसको हम लोग आईपीसी के अंडर में लायबल नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड क्लोज जो है उसको आपका सब्स्टिट्यूट किया गया है 2021 की अमेंडमेंट के थ्रू। तो चलिए देखते हैं एक बार अमेंडमेंट के हिसाब से आपका कह दे रखा है। आप इस नोट्स के अंदर पीछे भी निकाल सकते हैं, बेरेक्ट के अंदर पीछे दिया हुआ है, अलग से मैंने ऐड कर रखा है। तो सबसेक्शन 2 आपका बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 के अंदर कुछ कंडीशन दे रखी हैं, उसके अंदर कुछ बात बोली गई है कि जब माइनर होगा उसकी टर्मिनेशन करनी है प्रेगनेंसी की तो उसके गार्जियन की कंसेंट के बिना ऐसा नहीं कर सकते, और अगर इन केस मेजर है तो उस केस में वुमेन की खुद की कंसेंट के बिना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करा जा सकता। इवन यही कंडीशन जो अभी पढ़ेंगे वो फॉल करती हो चाहे सॉरी। अब बात करते हैं फर्स्ट के अंदर बोलता है वेयर द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 20 वीक इफ सच मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसके अंदर बोलता है कि अगर उस प्रेगनेंसी का जो जेस्टेशनल एज है वो अभी तक प्रेगनेंसी 20 वीक की नहीं हुई है, मतलब 20 वीक तक की है, और प्लस में मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उसका ऐसा ओपिनियन है, अभी आगे आएगा। दूसरे में बोलता है लेंथ जो है वो एक्सीड करती है 20 वीक को लेकिन एक्सीड नहीं करती है 24 को, मतलब पहले केस के अंदर तो आपका गया है 20 तक, दूसरे के अंदर बोलता है +20 है लेकिन -24 है, 20 से 24 के बीच के वीक की प्रेगनेंसी, और दूसरा बात करता है आपके 20 वीक तक की प्रेगनेंसी की। और इन दोनों सिचुएशन के अंदर यहाँ पर एक ही था और यहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 2 हैं, और उनका ऐसा ओपिनियन है, कौन से वाले आगे जो दे रखे हैं, इनका ऐसा ओपिनियन है द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन और ग्रेव इंजरी टू द फिजिकल और मेंटल हेल्थ। मतलब कि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने से उस वुमेन को किसी तरीके की फिजिकल या फिर मेंटली हेल्थ को ग्रेव इंजरी हो सकती है, तो उस केस के अंदर। दूसरा आपका बोलता है देयर इज ए सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड वर बोर्न, और ऐसा रिस्क है कि अगर बच्चे का जन्म हुआ उस केस में क्या होगा, इट वुड सफर फ्रॉम एनी सीरियस फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मेलिटी। अगर जन्म हुआ बच्चे का तो वो क्या होगा, उसके साथ अबनॉर्मेलिटी रहेगी मेंटली या फिर फिजिकल लेवल की। हो सकता है कि वो दिमाग से पागल हो, या फिर हो सकता है हैंडीकैप बच्चे का जन्म हो, तो इस तरीके की हरकतें हो सकती है एक टेस्ट करने के बाद जब उसको पता लगता है। तो उस केस के अंदर वो जो आरएमपी होगा वो अपने आप में एक ओपिनियन फॉर्म करके देंगे ये दोनों कि इसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये सिचुएशन रहती है जब यहाँ पर अलाउड कर सकते हो, मेडिकली टर्मिनेशन वो प्रेगनेंसी का कर सकता है। अब सबसेक्शन 4 इसके अंदर दिया गया है, सबसेक्शन 4 को ध्यान रखते हैं क्योंकि इनने पहले बोल दिया कि सबसेक्शन 4 को कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। 4 बोलता है नो प्रेगनेंसी ऑफ ए वुमन हु हैज अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। ऐसी कोई भी लड़की या वुमेन जो कि 18 साल उसकी एज हो चुकी है और हु हैज हैविंग अटेन द एज ऑफ 18 ईयर, या फिर 18 साल की हो चुकी लेकिन वो मेंटली इल पर्सन है, शैल बी टर्मिनेटेड, उसकी प्रेगनेंसी को खत्म किया जा सकता है एक्सेप्ट विद द कंसेंट इन द राइटिंग ऑफ हर गार्जियन। उसकी गार्जियन की कंसेंट के बिना जो टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी है वो उसको खत्म नहीं किया जा सकता अगर वो खुद मेंटली इल पर्सन है और अब वो 18 है।
सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन ए, नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन की कंसेंट के बिना भी इसको खत्म नहीं किया जा सकता, मतलब गार्जियन की भी खुद की कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी। जब ओपिनियन फॉर्म करते हो कि हाँ इसकी प्रेगनेंसी को खत्म किया जाए और प्रेगनेंसी को खत्म कर रहे हो तो पहले आपको उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। फिर बात करता है कि कब किस सिचुएशन में बोले कि हम लोग इसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने से एक तरीके की उसको ग्रेव इंजरी होगी, ये कब बोला जाएगा। तो इसकी बात करता है आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 1, जिसके अंदर बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज ए के क्लोज के पर्पज से, वेयर एनी प्रेगनेंसी अकर और रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ एनी डिवाइस और मेथड यूज्ड बाय द वुमन और हर पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन और प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी, एंग्विश कॉज्ड बाय सच प्रेगनेंसी मे बी प्रिज्यूम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रेव इंजरी टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन। इसके अंदर बोला कि फर्स्ट क्लोज के अंदर जहां पे बात करी गई 20 वीक वाले तक की, उसके अंदर उसको ग्रेव इंजरी तब हो सकती है जब किसी भी पर्सन ने या पार्टनर ने ऐसे किसी डिवाइस को यूज किया जो कि यूज किया गया था नंबर ऑफ चिल्ड्रन को लिमिट करने के पर्पज से, लेकिन वो डिवाइस फेल होगा, फिर भी बच्चे का जन्म हो रहा है या फिर प्रेगनेंसी हो रही है, तो उस केस के अंदर यहां पे प्रेगनेंसी को वो खत्म कर सकता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में रैपिड रिवीजन की तरह कर रहा हूं, आप जल्दी जल्दी इसको एक बार पूरे फोकस के साथ पढ़ना अपने। सेकंड एक्सप्लेनेशन बोलता है ए और बी दोनों क्लॉजेस की पर्पज से, मतलब कि यहां पर इन दोनों बातों के पर्पज से, where any pregnancy is alleged by the woman to have caused by the rape or anguish caused by the pregnancy shall be presumed to constitute a grave injury to the mental health of the, अगर वो मतलब कि प्रेगनेंसी कोज हुई है रेप कमिट होने की वजह से, तो उस केस के अंदर भी प्रेगनेंसी को खत्म किया जा सकता है। इवन आफ्टर दी 24 वीक भी उसको खत्म कर सकते हैं, जहां पर मेडिकल बोर्ड अगर बोल देगा कि ये सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर आप खत्म कर सकते हो, तो मेडिकल बोर्ड बोलने के बाद 24 वीक के बाद भी कर सकते हो, और अगर इनकी आरएमपी की बात कर रहे हैं तो विद इन 24 वीक उसको खत्म किया जा सकता है। अगेन 2A आपका ऐड किया गया है अमेंडमेंट के थ्रू, जिसके अंदर बोलता है कि क्या नॉर्म्स होंगे जब वो मेडिकल टर्मिनेशन करेगा प्रेगनेंसी को, तो कौन से नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये चीज आपकी रेगुलेशन के हिसाब से बताई जाएंगी। जो रेगुलेशन बता देगा उन्हीं नॉर्म्स को ये आरएमपी फॉलो कर लेंगे। सेकंड के अंदर आपका बोला गया कि प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 रिलेटिंग टू द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी शैल नॉट अप्लाई। अगर मेडिकल बोर्ड ने ये बात बोल दी कि हम बोल रहे हैं आप इसकी प्रेगनेंसी को खत्म कर दीजिए, तो उसके इसके अंदर जो सेकंड क्लोज के अंदर ये लेंथ के रिगार्डिंग जो आपके प्रोविजन रखे हैं उनकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, मतलब बोर्ड ने बोल दिया वो फाइनल रहेगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर को किसी तरीके का ओपिनियन फॉर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी। सी क्लोज बोलता है जहां पर हर एक जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटरी है, एज द केस में भी वो क्या करेगा, एक मेडिकल बोर्ड इस एक्ट के जितने भी पावर और फंक्शन बताए रखे हैं उनको एक्सरसाइज करने के पर्पज से अपने स्टेट के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या होगा, एक एक आपका मेडिकल बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। 2 का डी बोलता है कि मेडिकल बोर्ड के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन से ऑफिसर जो होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो इसके अंदर एक आपका हो जाएगा जी गायनोकोलॉजिस्ट होगा, जिसको कि स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। फिर आपका आ जाएगा पेडिट्रिशियन है, उसके बाद आपका आ जाएगा रेडियोलॉजी और सोनोलॉजिस्ट की रिगार्डिंग आपकी बात करी गई। आपका पेडियाट्रिशियन होता है जो कि बाल चिकित्सक होता है एक तरीके से, तो उनकी बात करी गई है। और ये सारे मेंबर होंगे, उनका जो मेंबर के नंबरिंग होगी ना वो स्टेट गवर्नमेंट आपकी क्या करती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर गजेट के अंदर डाल देती है। तो ये सेक्शन नंबर आपके 2 के अंदर थी। थर्ड क्लोज आपका बताया गया है सेक्शन 3 के अंदर जो आपका ABCD 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए। थर्ड पॉइंट आपको बोलता है इन डिटरमाइनिंग वेदर द कंटिन्यूअस ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व विद सच रिस्क। तो अगर ये पॉइंट आपने फिक्स करनी है कि इसकी प्रेगनेंसी रखने से इसको ग्रेव इंजरी होगी, ये कब पता चलेगी, जब वुमेन की सिचुएशन है, किस कंडीशन में वो है, क्या मेंटली हरेस हो रखी है, क्या उसके इन्वायरमेंट क्या है उसके आसपास का, तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद आप फॉर्म कर सकते हो ये बात कि हाँ इसको ग्रेव इंजरी होगी, अगर इन केस अगर इसकी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी नहीं करेगी तो उस केस में। अब सेक्शन 4 है। 4 आपका बोलता है कि कौन सी जगह पे टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी करी जा सकती है, कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पे ये चीज़ अलाउड हो सकती है। तो एक तो आपका होगा गवर्नमेंट का कोई भी हॉस्पिटल, या फिर आपका गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन या फिर एस्टेब्लिश किया गया हॉस्पिटल, या फिर कोई अदर प्लेस है जिसको अप्रूवल मिलती है गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की जो कि गवर्नमेंट ने बना रखी होती है, या फिर आपकी चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO ने अगर अप्रूवल दे रखी हो, या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने या फिर चेयरमैन ऑफ द साइड कमेटी ने अगर अप्रूवल दे दी, तो उस जगह पे ही आपका क्या हो सकता है, उसकी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी हो सकती है। अदरवाइज किसी भी प्लेस पे इस तरीके के एक्ट आपके नहीं किए जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5, मतलब कि उसके अंदर आपके चेयरमैन को मिला के इस कमेटी के अंदर आपके 3 से 5 मेंबर मिनिमम उसके अंदर होने चाहिए। सेक्शन नंबर 5 आता है। सेक्शन नंबर 5 बोलता है कि किस सिचुएशन के अंदर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 आपका अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 3 जिसके अंदर लेंथ वाली चीज बताई गई थी, और 4 जहां पे प्लेस वाली बात थी। तो फर्स्ट आपका क्लोज आपका बोलता है कि प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 4 एंड सो मच ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 क्लोज 2 रिलेट टू द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एंड द ओपिनियन of not less than 2 registered medical practitioners shall not be applied
to the termination of the pregnancy by a registered medical practitioner as a case where is of opinion that formed in good faith that the termination of the pregnancy is immediately necessary to save the life of the pregnant woman। मतलब ये 3 और 4 के अंदर प्रोविजन तब अप्लाई नहीं होंगी, ये डेथ या आपके लेंथ के रिलेटेड या फिर प्लेस वाले, जहां पर सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर किसी वुमेन की डेथ होने ही वाली है, इमरजेंसी का केस है, तो इमीडिएटली उसको आप टर्मिनेट कर सकते हो। तो उस केस के अंदर सेक्शन 3 और 4 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। सेकंड आपका बोलता है नॉट विद सेंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आईपीसी द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाय ए पर्सन हु इज नॉट ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है और उसने क्या कर दिया, उसका टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कर दी, तो उस केस के अंदर उस पर्सन को 2 ईयर से लेके 7 ईयर तक की उसको पनिशमेंट हो सकती है। थर्ड क्लॉज बोलता है कि वे टर्मिनेट एनी प्रेगनेंसी इन एनी प्लेस अदर देन द मेंशन इन सेक्शन 4। सेक्शन 4 में बताया कि जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे अगर किसी भी पर्सन ने इस तरीके का कोई भी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कर दी तो उसको भी 2 ईयर से लेकर 7 ईयर तक की पनिशमेंट हो सकती है। फोर्थ बोलता है ए पर्सन बीइंग ओनर ऑफ द प्लेस। अब ओनर ऑफ द प्लेस है जिसको अप्रूवल नहीं मिल रखी है, उस जगह का जो मालिक होगा उसने अगर अलाउड कर दिया कि हाँ यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इलीगली तरीके से कर सकते हो, तो उसके ओनर को भी 2 ईयर से 7 ईयर तक की पनिशमेंट हो सकती है। अब ओनर रहने के पर्पज से ये रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोई हेड हो सकता है उस घर का, उस जगह का, या फिर उसके अंदर काम करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए उसका जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसको ओनर बोला जा सकता है। तो ये सेक्शन नंबर आपका 5 था। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आपकी दे रखी है। Explanation second दे रखी for the purpose of this section so much of the provision of clause D of the section 2 as related to the position by registered medical practitioner of the experience training in the gynecologist और आपकी obstetrics shall not apply। तो इन सिचुएशन के अंदर उसकी वाली ये क्वालिफिकेशन वाली चीज़ें अप्लाई नहीं होगी। एक बार आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपका 5A आ जाता है जो कि लाइकली टू सेक्शन 228A ऑफ द आईपीसी है। आईपीसी के 228 में क्या बता रखा है, कोई भी ऐसी रेप प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना। तो इसके अंदर भी यही सेक्शन 5A ऐड किया गया था। उस सेक्शन के अंदर भी यही बात बोली गई, प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द वुमेन। वुमेन की प्राइवेसी को भी एक तरीके से प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। पढ़ लेते हैं एक बार इसको भी, आसान से, अब कुछ नहीं बचा है सेक्शन के अंदर, लास्ट सेक्शन है ऑलमोस्ट आपका ये। 5A बोलता है नो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल रिवील द नेम और अदर पर्टिकुलर ऑफ द वुमन हुज प्रेगनेंसी हैज बीन टर्मिनेटेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर में किसी भी वुमन की अगर टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी करी गई है तो उसकी आइडेंटिटी को और उसकी जो भी डिटेल हैं उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर्स होंगे उनको कहीं किसी तरीके से डिस्क्लोज नहीं करे जाएंगे, रिवील नहीं करे जाएंगे, एक्सेप्ट ए पर्सन अथोराइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। उस पर्सन को बता सकते हो जो कि लॉ के द्वारा अथोराइज पर्सन है, जैसे कि मतलब हेल्थ मिनिस्टर है कोई, उसने सर्वे करने के लिए अपना रिकॉर्ड मंगवाया तो सारे रिकॉर्ड को वहां पे उनको डिस्क्लोज करा जा सकता है। सेकंड बोलता है हुएवर कंट्रावीन द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, अगर वो डिस्क्लोज कर देता है कोई भी पर्सन, उसको कंट्रावेंशन करता है, शैल बी पनिशेबल विद द टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर। 1 साल तक की उसको सजा हो सकती है, उसके ऊपर फाइन भी इंपोज किया जा सकता है अगर उसकी आइडेंटिटी को रिवील करता है कोई पर्सन, तो उस केस के अंदर। फिर आपका लास्ट सेकंड सेक्शन आपका आता है 6 के अंदर बोलता है कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होगी रूल बनाने की। 7 बात करता है आपका रेगुलेशन बनाने की, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है। और लास्ट आपका सेक्शन है 8 के अंदर बोलता है कि अगर कोई भी ऑफिसर इस एक्ट के अंदर में किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन ले लेता है गुड फेथ के अंदर, तो उस पर्सन के ऊपर किसी तरीके का कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई भी जो आपकी प्रोसिक्यूशन है वो नहीं चलाई जाएगी। तो ये आपका एक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक बार जाके कंप्लीटली तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। 6 के अंदर जैसे बता रखा है AA, AB और AC, ये भी 3 चीज़ें इसके अंदर आपकी ऐड करी गई हैं। उसके अंदर जैसे 3(2) का B है, कैटेगरी बताई गई है विमेन की। उसके बाद आपका 3 का 2A है, नॉर्म्स ऑफ द RMP बताया गया है। 3 का 2C है, पावर फंक्शन मेडिकल बोर्ड के बताए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। 7 के अंदर पावर आपके रूल रेगुलेशन बता सकती है स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर सेक्शन 2 जो 7 का पार्ट है उसके 2 के A के अंदर भी आपका इंक्लूड करा गया है कुछ, वो भी आपका 2005 के अंदर अमेंडमेंट थी, उसको एक बार आपके जाके चेक करनी पड़ेंगी। तो ये एक्ट आपका था, आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई क्वेरी हो इस लेक्चर से जुड़ी तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। सबके यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिख रहे होंगे और लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। फर्दर जितने चैनल आपके, अब देखिए बात ये रहेगी कि इससे जुड़ी मैंने कोशिश करी है कि इस लेक्चर से जुड़ी आपको कोई और वीडियो देखने की ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक वो चीज़ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताई है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, और जो फर्दर वीडियो आएंगी हमारी उनको पाने के लिए आपने क्या करना है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है।